नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 4 जुलाई 2024। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसमें बहुत सारा फैक्ट आपको मिलने वाला है। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने 2023 में भारत और फ्रांस जो होराइजन रोड मैप 2047 रोड मैप, 3 रोड मैप साइन किए गए थे। इसमें 3 स्तंभ थे। जो भारत फ्रांस होराइजन 2047 रोड मैप साइन किए गए थे, इसमें 3 स्तंभ थे। अभी हाल ही में किन दोनों राष्ट्र मतलब भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा एक स्तंभ को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसमें से कौन से स्तंभ को आगे बढ़ाया जा रहा है? सुरक्षा और संप्रभुता के लिए साझेदारी, गृह के लिए साझेदारी, लोगों के लिए साझेदारी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा 20, यानी कि गृह के लिए साझेदारी। एक स्तंभ को आगे बढ़ाया जा रहा है भारत फ्रांस होराइजन 2047 रोड मैप के तहत। और भी इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। 2023 में भारत और फ्रांस ने राजनीतिक साझेदारी के इनके 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जब 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो उसी पर साइन किया गया था इंडो फ्रेंच होराइजन 2047 रोड मैप। इसके 3 स्तंभ इसमें बनाए गए थे, 3 स्तंभ इसमें साइन किए गए थे। एक था सुरक्षा और संप्रभुता के लिए साझेदारी था, दूसरा स्तंभ था ग्रहों के लिए साझेदारी था, तीसरा स्तंभ था लोगों के लिए साझेदारी था। अभी एक को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, दोनों ही देश मिलकर एक को आगे बढ़ा रहे हैं। पर्यावरण स्थिरता के लिए भी साझेदारी हुई थी भारत और फ्रांस के बीच में। तो क्या साझेदारी हुई थी? पहली परियोजना थी, इसमें 4 परियोजनाओं को इसमें शामिल किया गया था लगभग। पहली परियोजना में था कि राजस्थान में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए, वन्य जीवों के रहने और उनके प्रजनन के लिए बेहतर स्थिति बनाने के लिए साइन हुआ था। और दूसरी परियोजना थी कि हिमाचल प्रदेश के जो छोटे शहर हैं उसको स्वच्छ करना और स्वच्छता में उसमें सुधार लाना। तीसरी परियोजना थी कि भारत के जो प्रमुख सर्कुलर अर्थव्यवस्था है, सिटीज भाग के रूप में जो 18 शहरों को नामित किया गया था, इसमें से जितने भी ठोस अपशिष्ट हैं उसके प्रबंधन में सुधार करना। और चौथा है कि भारतीय स्टेट बैंक के साथ हरित ऋण लाइन्स, यानी कि जो ग्रीन ऋण यानी कि ऋण डेप्थ लाइन्स है उसको एकदम सही तरीके से उसको कारगर करना, ताकि जो इलेक्ट्रिक बस है, ऊर्जा कुशल आवास है, उसको आसानी से अफोर्ड किया जा सके। आगे है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल के सफलतापूर्वक 9 वर्ष पूरे होने की सराहना की है कि सफलतापूर्वक डिजिटल इंडिया पहल के 9 वर्ष पूरा हो चुके हैं। इसे स्टार्ट कब किया गया था? 1 जुलाई 2016 में, 2 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 को, 3 जुलाई 2017 को। तो स्टार्ट हुआ था सी, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, यानी कि 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी। अभी इसको 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसमें पीएम मोदी के द्वारा सराहना की गई है। और भी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं डिजिटल इंडिया के बारे में। जो डिजिटल इंडिया है, सबसे पहले जो पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था, 1 जुलाई 2015 को लॉन्च इसे किया गया था। इसका उद्देश्य है जो डिजिटल सेवाएं हैं, डिजिटल पहुंच है, डिजिटल समावेशन है, डिजिटल सशक्तिकरण है, इन सारी चीजों को सुनिश्चित करना है। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना था। इसका जो इंटीग्रेशन है, इसका जो समन्वय है, किसके द्वारा किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसका किया जा रहा है, समन्वय किया जा रहा है। यह डिजिटल इंडिया का एक सशक्त भारत के प्रतीक के रूप में है। इसमें 9 पिलर को साइन किया गया है। इसमें 9 पिलर है। कौन कौन से? ब्रॉडबैंड हाईवेज हैं, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन है, मतलब सार्वभौमिक रूप से जो फोन है उसकी एक्सेस हो। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम है, मतलब कि आम जनता को इंटरनेट का प्रोग्राम मिल सके। ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, मतलब कि तकनीक के माध्यम से जो गवर्नेंस है, शासन व्यवस्था है, उसको टेकल करना। ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक्स डिलीवरी ऑफ सर्विस, जो भी सर्विस हो उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिलीवर करना। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, मतलब सभी लोगों के पास जो सूचना है उसकी पहुंच हो। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, टारगेट नेट जीरो इम्पोर्ट्स, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसका मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से करना कि जो कार्बन है उसका उत्सर्जन कम से कम हो। आईटी फॉर जॉब्स, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जॉब के लिए प्रमोट करना। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, ये 9 पिलर्स इसमें बनाए गए थे। तो इन 9 पिलर में से किसी भी एक से संबंधित क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस मंत्रालय ने रक्षा उत्कृष्टता
के लिए नवाचार पहल, एक टॉपिक तो यहाँ हो जाता है। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार पहल के तहत भारतीय नौसेना की जो संचार चुनौतियां हैं उसके समाधान के लिए जो लाइव फाइट टेक्नोलॉजी है उसे प्रदान कर रहा है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो आपका विकल्प हो जाएगा ए, यानी कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा अभी उत्कृष्टता, जो रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार पहल है उसके तहत जो भारतीय नौसेना है उसकी संचार चुनौतियों के समाधान के लिए लाइफाई दिया है। तो आइए लाइफाई जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में समझ लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है, ये कितना ज्यादा कारगर से। वायरलेस, ये सबसे पहले तो ये वायरलेस संचार है। वायरलेस संचार की मतलब इसे किसी टावर या तार ओर की जरूरत, वायर की जरूरत नहीं पड़ती है। एक टावर की भांति काम करेगा, जो एक टावर से दूसरे टावर के तहत ये काम करता है आसानी से। जो पारंपरिक रेडियो आवृत्ति है उस पर आधारित जो वाईफाई है, ध्यान रखिएगा, जो वाईफाई है उससे काफी ज्यादा ये बेहतर तरीके से काम करती है, क्योंकि जो वाईफाई है ये रेडियो तरंग पर निर्भर करता है, जबकि ये लाइफाई जो है वो एलईडी पर निर्भर करता है, एलईडी पर निर्भर करता है। जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड है उसका लाभ उठाकर ये काम करता है। तो ये काफी अच्छे तरीके से काम करता है। इसकी जो गति होती है लाइफाई की, गति वाईफाई से काफी उच्च दर से ये गति है। इसमें सुरक्षा भी है, चूंकि लाइफाई दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम के भीतर काम करता है, इसलिए यह दीवारों को भेद नहीं पाता है, जिससे यह छिपकर सुनने वालों के लिए विरुद्ध स्वाभाविक रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। कोई हस्तक्षेप नहीं, लाइफाई टेक्नोलॉजी में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं किया जा सकता है। हालांकि वाईफाई में थोड़ा बहुत डर थी। इसकी दक्षता क्या है, एलईडी ऊर्जा कुशल है, जो समग्र रूप से ऊर्जा की बचत भी करता है। यानी कि लाइफाई टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल किया जाता है तो ये बहुत ही कम ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, बहुत ही कम ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपना कार्य कर लेता है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स यानी कि IEEE ने ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती ब्रॉडबैंड पहुंच के लिए किसके द्वारा विकसित वायरलेस नेटवर्क आर्किटेक्चर्स को मंजूरी दे दी गई है। तो किसके द्वारा विकसित है, IIT दिल्ली, IIT DHU, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे। तो आपका विकल्प हो जाएगा डी, यानी कि IIT बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया है वायरलेस नेटवर्क आर्किटेक्चर। इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो किफायती ब्रॉडबैंड है वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो ये किस तरीके से काम करते हैं और ब्रॉडबैंड है क्या, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। यह एक सेलुलर नेटवर्क है, जैसे कि जो 5G नेटवर्क होता है, 5G नेटवर्क होता है, इसमें संचार लिंक द्वारा जुड़े नेटवर्क जो उपकरण होते हैं एक सेट में शामिल होते हैं, वो अलग अलग तरीके से अपना काम करते हैं, लेकिन एक ही सेट में एक बॉक्स की तरह रहता है। इसमें एक्सेस और कोर नेटवर्क्स होते हैं। एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में मोबाइल उपकरणों को वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं, जिसे कवरेज क्षेत्र कहा जाता है, वो एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। और जो सेलुलर नेटवर्क होते हैं उसमें जो CN होता है उपकरण लगे होते हैं, अन्य नेटवर्क जैसे इंटरनेट हो गया, इससे कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। AN बेस स्टेशनों के विपरीत ये CN का जो केंद्रीय स्थान है उस तरीके से यह काम करता है। तो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा अपने पहले भाषण में अभय मुद्रा का उल्लेख किया गया है। यह किसका प्रतीक है, यह आश्वासन और भय से मुक्ति का सूचक है, यह ज्ञान प्राप्ति की क्षण का सूचक है, धर्म की शिक्षा और प्रसार का प्रतीक है, आंतरिक चिंतन का प्रतीक है। तो विकल्प आपका सही हो जाएगा ए, यानी कि यह आश्वासन और भय से मुक्ति का प्रतीक है। तो अभय मुद्रा से संबंधित और भी कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा किस तरीके से दर्शाया जाता है। मुद्राएं प्रतीकात्मक हस्त मुद्राएं हैं जो बौद्ध कला और अभ्यास में अनुष्ठानों के दौरान इसकी की जाती है। बुद्ध या बोधिसत्व या तांत्रिक देवताओं की छवियों को इसमें दर्शाया जाता है। ये मुद्राएं विशिष्ट विचार व्यक्त करती हैं विशेष प्रकार से, जैसे कि बुद्ध के लगभग 500 वर्ष बाद जो 6ठी या 5वीं शताब्दी थी उसकी ईसा पूर्व में रहते थे, महान शिक्षक भी थे, व्यक्तित्व भी थी, उनकी किसी प्रकार की मूर्ति कला में चित्रित नहीं किया गया था, लेकिन बाद में उनका मूर्ति कला चित्रण करना शुरू कर दिया गया था। जो गांधार कला है वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में गांधार कला शैली फली फूली है। और जो गुप्त कला है, गांधार कला और उसके बाद जो गुप्त कला है, गुप्त कला अभी गंगा के मैदानों में फली फूली है। तो गांधार कला और गुप्त कला में जो पहली बुद्ध स्वरूप मूर्ति देखी गई है, मतलब गांधार कला में और गुप्त कला में, दो कलाओं में यानी दो वस्तु कलाओं में बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी, बुद्ध की छवि उसमें दिखाई गई थी। इनमें प्रारंभिक चित्रणों में 4 प्राथमिक मुद्राएं भी थी। एक अभय मुद्रा थी। अभय मुद्रा का मतलब कि जो खुली हुई हथेली से अपना खुले हुए हाथ को रखते हैं,
यह निर्भयता का प्रतीक है, सुरक्षा का प्रतीक है, आश्वासन का प्रतीक है। वज्रयान बौद्ध धर्म में लोकप्रिय तारा की छवियों में अक्सर उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में दिखाया जाता है। जो बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा है उसमें यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, ये जो उनका खुला हुआ हाथ है ये दिखा रहा है, किसमें दिखा रहा है, अभय मुद्रा में दिखा रहा है। अभय मुद्रा को होता है आश्वासन और भय से मुक्ति होता है। तो और भी इससे संबंधित इसमें कुछ फैक्ट है, उसके बारे में जानते हैं। इसमें 4 मुद्राएं थी, एक अभय मुद्रा थी, दूसरी भूमि स्पर्श मुद्रा थी बौद्ध धर्म में। पृथ्वी को छूने की मुद्रा है भूमि स्पर्श मुद्रा, जो ज्ञान प्राप्ति के क्षण का प्रतिनिधित्व करती है कि बुद्ध जी को उस समय ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो वो भूमि स्पर्श मुद्रा में थे। धर्म चक्र मुद्रा, चक्र परिक्रमण मुद्रा है, जो धर्म की शिक्षा और प्रसार का प्रतीक है। जब पहला धर्म अपना शिक्षा दिए थे सारनाथ में, उसी समय धर्म चक्र मुद्रा उनकी दिखाई गई थी। ध्यान मुद्रा, ये आंतरिक चिंतन, जो आंतरिक रूप से चिंतन होता है उसको प्रतिबिंबित करता है। तांत्रिक बौद्ध धर्म और मुद्राएं के बारे में समझते हैं। जैसे तांत्रिक बौद्ध धर्म में अपने अनुष्ठानों में मुद्राओं को शामिल किया है। धारणी है, मंत्र है, मुद्रा है, यंत्र है और मंडल है, ये सब मंत्र बौद्ध धर्म में चलता है। थोड़ा बौद्ध धर्म के बारे में और बौद्ध जी के बारे में थोड़ा फोकस करते हैं। इनके पहले का नाम था गौतम, इनके पहले का नाम गौतम और सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे सिद्धार्थ। जन्म इनका 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी आज के समय में आधुनिक नेपाल में स्थित है। शाक्यगढ़ नामक एक छोटे से गढ़ से संबंध रखते थे। ये एक क्षत्रिय कुल के थे। यह एक क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे बुद्ध जी। उन्हें ज्ञान की खोज में अपनी सांसारिक संपत्ति और राजपाट सब छोड़ दिए थे। वे कई वर्षों तक भटकते रहे, अन्य विचारकों से मिलते रहे और चर्चा करते रहे। उन्होंने बिहार की जो बोध गया है, ध्यान रखिएगा, बिहार का जो बोध गया है, पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वाराणसी के पास जो सारनाथ है, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया था। ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी यात्रा करते करते लास्ट में उन्होंने कुशीनगर पहुंचा। कुशीनगर में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी 2 शाखाएं निकल कर आई, एक महायान, एक वज्रयान आई। वज्रयान में ही अभय मुद्रा को दर्शाया गया है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में जिला खनिज फाउंडेशन गैलरी का उद्घाटन किया गया है, बेंगलोर में, पुणे में, नई दिल्ली में, कोलकाता में। तो आपका विकल्प हो जाएगा सी, यानी कि नई दिल्ली में हाल ही में जिला खनिज फाउंडेशन गैलरी का उद्घाटन किया गया है। तो जिला खनिज गैलरी क्या है इसके बारे में देखते हैं। जहां दिल्ली का जो शास्त्री भवन है वहां इसकी प्रदर्शनी लगाई गई थी। जो जिला खनिज फाउंडेशन है यह गैर लाभकारी ट्रस्ट है, ध्यान रखिएगा, यह एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है जो खनन गतिविधियों से प्रभावित जितने भी जिले होते हैं उसमें राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाते हैं जिला खनिज फाउंडेशन। इसका काम क्या है, कानूनी रूप से जो खान और खनिज अधिनियम 1957 है, 1957 है, इसमें संशोधन करके 2015 के माध्यम से इसको जिला खनिज फाउंडेशन को पेश किया गया था। इसका उद्देश्य यही है, खनन से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उससे प्रभावित जितने भी लोग होते हैं, जो खनन गतिविधियों में लगे होते हैं, उस कार्य से जो प्रभावित लोग होते हैं, उनके क्षेत्र, उनके हितों को रक्षा करने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन का निर्माण किया गया था। आगे बढ़ेंगे। दिया है, हाल ही में भारत ने नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है। इसे विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, इसरो के द्वारा, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प हो जाएगा ए, यानी कि डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा विकसित किया गया है। इसकी क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो रुद्रम फर्स्ट है इसकी क्या है क्वालिटी है। सबसे पहले तो ये भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया है। जो इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स के लिए इसे बनाया गया है, डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। ये पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ध्यान रखिएगा, यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अगर इसकी विशेषताओं के बारे में बात किया जाए तो जो सुखोई 30 एम के आई लड़ाकू विमान है उससे इसको आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। जो रुद्रम मिसाइल एंटी रेडिएशन मिसाइल है। जड़त्वीय नेविगेशन सिस्टम, अंतिम हमले के लिए जीपीएस नेविगेशन सिस्टम और इन सब सारे सिस्टम को भी ये निष्क्रिय करने में माहिर है। इसकी रेंज क्या है, 100 से 250 किलोमीटर, यानी कि 100 से 250 किलोमीटर की रेंज है, उसके बीच में किसी भी टारगेट को ये आसानी से हिट कर सकता है। अगर इसकी गति की बात किया जाए तो मैक 2 की गति से, मैक 2 की जो स्पीड है इसकी है, मैक 2 का मतलब जो ध्वनि की गति होती है उससे जस्ट 2 गुना गति से इसकी स्पीड है, उस गति से किसी टारगेट को आसानी से हिट कर सकती है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने
मन की बात के नवीनतम एपिसोड्स में अराकू कॉफी के स्वाद और महत्व की प्रशंसा की है। ये काफी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम। तो विकल्प आपका सही हो जाएगा 20, यानी कि आंध्र प्रदेश में अराकू वैली है, वहीं पर अराकू कॉफी का प्रोडक्शन यानी उत्पादन किया जाता है। तो इस कॉफी के बारे में थोड़ा सा और भी जानते हैं डिटेल्स और अराकू वैली के बारे में जानते हैं। अराकू वैली में जो अरेबिका कॉफी की खेती काफी अच्छे ढंग से की जाती है, खास करके विशाखापत्तनम जो जिला है आंध्र प्रदेश का, वहां और जो उड़ीसा का कुछ क्षेत्र है, लगा हुआ क्षेत्र है, उसका जो पहाड़ी इलाका है, जो 900 से, ध्यान रखिएगा, 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई पर इसकी खेती की जाती है। यह काफी जनजातीय समुदाय द्वारा जैविक तरीकों के उपयोग करके किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो जैविक तरीके का उपयोग करके किया जाता है इस खेती को, ताकि तभी इसे जीआई टैग दिया गया है। जो अरावकी कॉफी है, 2019 में ही इसे जीआई टैग, यानी कि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, वो इन्हें प्राप्त हो चुका है 2019 में। और भी जीआई टैग कॉफी है भारत के अंदर, उसके बारे में समझते हैं। कुर्ग अरेबिका कॉफी है, ये कर्नाटक के जो कोडागु जिला है वहां पर उगाई जाती है। वायनाड रोबस्टा कॉफी है, ये केरल के वायनाड जिले में उगाई जाती है। चिकमंगलूर अरेबिका कॉफी है, ये कर्नाटक के चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में उगाई जाती है। बाबा बुदान गिरी अरेबिका कॉफी, ये चिकमंगलुरु में उगाई जाने वाली चॉकलेट के स्वाद वाली कॉफी है। ध्यान रखिएगा, चॉकलेट की स्वाद वाली कॉफी है बाबा बुदान गिरी अरेबिका, चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में ही कर्नाटक में उगाई जाती है। मानसून मालाबार रोबस्टा कॉफी, ये केरल का एक विशिष्ट विशेषता है, जो अपने अनूठे स्वाद के लिए मालाबार रीजन में उगाई जाती है केरल के अंदर। तो ये सारे कॉफियों को जीआई टैग मिला हुआ है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए अराकू वैली को दिखा लेते हैं। यह है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, इसी के बगल में है अराकू वैली। इस अराकू वैली में ही अराकू कॉफी को उत्पादन किया जाता है। इससे सटा हुआ जो राज्य है ये है उड़ीसा। उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्रों में, जो खास करके जो पहाड़ी इलाका है उसका, आंध्र प्रदेश उड़ीसा का, जो 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, उस पहाड़ी इलाकों में जो अराकू कॉफी है उसका उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की जिला पंचायत ने जलकुंभी की समस्या से निपटने के लिए तकनीकी समिति की गठन किया है? मतलब कि जलकुंभी की समस्या से निपटने के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है। केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो आपका विकल्प हो जाएगा ए, केरल। केरल की राज्य सरकार ने जलकुंभी की समस्या से निपटने के लिए तकनीकी समिति का गठन किया गया है। तो आइए समझते हैं कि जो तकनीकी समिति है ये है क्या, और केरल में गठित की गई है कहाँ पर। केरल का एक जिला है जिसका नाम है कोट्टायम जिला। उस कोट्टायम जिला की एक जिला पंचायत है। जिला पंचायत ने जलकुंभी की समस्या से निपटने के लिए इस जो टेक्निक कमेटी है उसका गठन किया गया है। तो जो पानी, वाटर सिंथिस हाइसिंथ इसे बोला जाता है, वाटर हाइसिंथ जिसे जलकुंभी बोला जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है इचोर्निया क्रैप्सिस। क्रैप्सिस है, यह एक तेजी से बढ़ने वाला जलीय पौधा है। ये ब्राजील का मूल पौधा है, ध्यान रखिएगा, ये ब्राजील का मूल पौधा है। भारत में तो अन्य देशों में जैसे फैला है वैसे भारत में मतलब फैला है जलीय पौधा। जलकुंभी की चटाई बना सकती है जो पानी की सतह पर फैल सकती है। ये अंततः पूरे जलाशय को, ये समस्या क्यों है, पूरी जलाशय को ये कवर कर लेती है। पूरे जलाशय जैसा कि फिगर में देखिए कर सकती है, पूरा जलाशय को यहाँ पर देखिए, ये पूरे जलाशय को ऐसे घन रूप से कवर कर लेती है। तो यहाँ जो सूर्य की रोशनी आता है, जो सनलाइट आता है, सूर्य की रोशनी यानी कि जब आता है उसे अवरुद्ध करता है, तालाब में जलाशय में जाने नहीं देता है। और उसके बाद जब सूर्य की रोशनी नहीं जाता है, और उसके बाद जो वाटर है, पानी है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेवल को भी कम कर देता है। वाटर के अंदर, पानी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को भी कम कर देता है। तो इसलिए जो जलीय जीव हैं, जो तालाब में रहने वाले जो जीव हैं, उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए काफी ज्यादा समस्या है। इसकी फायदा भी है, फायदा यह है कि इसको सजावट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कई सारी इसका औषधि के लिए भी इसका कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में किस राज्य में पुरातत्वविदों की एक टीम ने 41,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के घोंसले की खोज की है? हाल ही में किस राज्य में पुरातत्वविदों की एक टीम ने 41,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के घोंसले की खोज की है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में। तो विकल्प आपका हो जाएगा सी, यानी कि आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में खोज की गई है, ये घोंसला को देख सकते हैं, ये शुतुरमुर्ग का घोंसला है। अभी 41,000 पुराना है। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट।
आंध्र प्रदेश में पुरातत्वविदों की एक टीम जो 41,000 साल पुराने एक शुतुरमुर्ग के घोंसले की खोज की है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में मेगाफौना विलुप्त होने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी बताता है। जो मेगाफौना क्या होता है? मेगाफौना मेगाफौना उसको कहते हैं कि जो मतलब प्रजातियां होती है, जो भी वन्य प्रजातियां हैं, जो भी जीव प्रजातियां हैं, अगर उसका वजन 50 केजी से अधिक है, उसका वजन 50 किलोग्राम से अधिक है, तो 50 किलो के 50 किलो से अधिक वजन वाले जानवर को मेगाफौना के नाम से जाना जाता है। तो जो पुरातत्वविदों की एक टीम है, जो जीवाश्म के लिए जो प्रकाश स्थल है उसकी जांच करते समय दुनिया का जो सबसे पुराना ज्ञात शुतुरमुर्ग घोंसला है उसका पता लगाया है। ध्यान रखिएगा, ये दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात शुतुरमुर्ग के घोंसले का पता लगाया गया है। इस घोंसले की अगर चौड़ाई की बात किया जाए तो 9 से 10 फीट है। 9 से 10 फीट इसकी चौड़ाई है, घोंसले की चौड़ाई 9 से 10 फीट है। कभी इसमें 9 से 11 अंडे रखे जाते थे, हालांकि यह एक समय में 30 से 40 अंडे रखने में सक्षम था। इस घोंसले में 30 से 40 अंडे रखने में सक्षम था, लेकिन इसमें रखे अंडे कितने जाते थे? 9 से 11 अंडे इस घोंसले में रखे जा सकते थे, आसानी से रखे जा सकते थे। तो इस शब्द का पहले प्रयोग कई बार हो चुका है, जो मेगाफौना है। तो मेगाफौना शब्द का अंग्रेज प्रकृतिवादी हैं और खोजकर्ता जिनका नाम है अल्फ्रेड रसेल वालेस, इन्होंने इस शब्द की खोज की थी 1876 में अपनी पुस्तक द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स में इन्होंने किया था। सबसे पहले मेगाफौना का खोज इन्होंने किया था। फिर उसके बाद शुतुरमुर्ग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये महासर्वाहारी होते हैं। एक वयस्क शुतुरमुर्ग का वजन 90 से 140 किलोग्राम तक होता है। ध्यान रखिएगा, 90 से 140 किलोग्राम तक एक शुतुरमुर्ग का वजन होता है। जो आंध्र प्रदेश में अगर इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 9 फीट ऊंचा होता है। 9 फीट ऊंचा होता है शुतुरमुर्ग। ये आंध्र प्रदेश में इसकी 41,000 वर्ष पहले दक्षिण भारत में जो शुतुरमुर्ग की उपस्थिति है उसको भी सिद्ध करता है। उन्होंने इसकी पहचान विलुप्त हो चुके स्टूथियो एशियाटिक या एशियाई शुतुरमुर्ग के रूप में की है। इस प्रजाति का नामकरण 1871 में रिचर्ड मिग्ने एडवर्ड के द्वारा किया गया था। इसका क्या नाम होगा? रिचर्ड विल्सन द्वारा इसकी खोज की गई थी उपमहाद्वीप में। आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर मेरी न्यूज पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। थैंक यू।